नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में क्षितिज पाठ्य पुस्तक कक्षा 9th की जो चल रही थी उसको पूरी कर चुके हैं। 17 पाठ थे, 17 पाठ हम पूरे पढ़ चुके हैं। अब हमारी 9th के अंतर्गत एक और पुस्तक है कृतिका, जिसके अंतर्गत सारे गद्य विधा के ही पाठ है, जिसका आरंभ आज हम करने जा रहे हैं। जिसका हमारा सबसे पहला पाठ है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज इस जल प्रलय में। अगर आपको यूँ पूछा जाए कि इस जल प्रलय में कौन सी विधा का पाठ है, तो आपको लिखना है यह रिपोर्टाज विधा का पाठ है। तो इस जल प्रलय में की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन परिचय। तो आइए हम जीवन परिचय में देख लेते हैं रेणु जी का जन्म कब हुआ था। तो रेणु जी का जन्म जो हुआ था वह 4 मार्च 1921। रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। कहाँ पर? बिहार, पूर्णिया में। ये इनका जन्म है 4 मार्च 1921। उसके पश्चात इनकी मृत्यु हुई थी 11 अप्रैल 1977। कहाँ पर हुई थी? पटना में। कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 56 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो चुका था। इनकी पत्नी 3 पत्नियां थी इनकी, रेखा, पद्मा और लतिका। एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, न ही इतना इम्पोर्टेंट है। यह एक आंचलिक उपन्यासकार थे रेणु जी। ये बहुत सी बार पूछा गया है कि आंचलिक उपन्यासकार है नहीं है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि रेणु जी एक आंचलिक उपन्यासकार थे। आगे हम सबसे पहले इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनके उपन्यासों, इनकी रचनाओं से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता आया है। भले सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, नेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें रेणु जी के उपन्यास या कहानी, रिपोर्टाज, किसी न किसी से क्वेश्चन निश्चित बनता है। आपको बिल्कुल इनकी उपन्यासों को, उनकी कहानियों को रट लेना है, ध्यान रख लेना है। प्रश्न 100% एग्जाम में आएगा। देखो, सबसे पहला उपन्यास अपन देख लेते हैं इनका, मेला आंचल। इनके उपन्यास का नाम है मेला आंचल। मेला आंचल का वर्ष है 1954। ठीक है। फिर दूसरा इनका उपन्यास है परती परिकथा। परती परिकथा, परती परिकथा, परती परिकथा, जिसका है 1957। उसके पश्चात है दीर्घ तपा। ये उपन्यास है इनके सारे, दीर्घ तपा। और दीर्घ तपा का है 1963। कहीं कहीं 64 भी मिलता है, पर आपको 1963 ध्यान में रखना है। उसके पश्चात है जुलूस, और जुलूस का है 1965। उसके पश्चात उनका उपन्यास है कितने चौराहे। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कितने चौराहे, कितने चौराहे। प्रकाशन वर्ष 1900, कहीं 65 मिलता है, कहीं 66 मिलता है, ध्यान रख लेना, 66 ध्यान में रखना। उसके पश्चात है कलंक मुक्ति। कलंक मुक्ति, कलंक मुक्ति का प्रकाशन वर्ष है 1976। उसके पश्चात है पलटू बाबू रोड, और जो है उन पलटू बाबू रोड, पलटू बाबू रोड, और पलटू बाबू रोड का प्रकाशन वर्ष है 1979। ये तो थे इनके उपन्यास। एक बार मैं वापस दोहरा देती हूँ उपन्यासों को। मेला आंचल 1954, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। परती परिकथा 1957, जुलूस 1965, दीर्घ तपा 1963, कितने चौराहे 1965-66, कलंक मुक्ति 1976 और पलटू बाबू रोड 1979।
उसमें मेलाचल, दीर्घतपा, कितने चौराहे और प्रति परिकथा ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। उसके पश्चात उनके कहानी संग्रह जो है उसको अपन देख लेते हैं। कहानी संग्रह में ठुमरी, कहानी संग्रह में ठुमरी 1959, ठुमरी 1959, एक आदिम रात्रि की महक, एक आदिम रात्रि की महक, एक आदिम रात्रि की महक है वो 1967 में। उसके पश्चात है अग्निखोर, मैं बोल देती हूँ, प्रकाशन वर्ष लिख देती हूँ, आप देख लेना। अग्निखोर 1973। उसके बाद है एक श्रावणी दोपहर की धूप, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984। अच्छे आदमी 1986, अच्छे आदमी 1986। उसके पश्चात है मारे गए गुलफाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार, मैं लिख देती हूँ मारे गए गुलफाम, जिसके ऊपर पिक्चर बनी है तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम। और इसके ऊपर एक फिल्म बनी है तीसरी कसम, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ये कहानी भी इनकी इम्पोर्टेंट है, लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम, ये भी एक कहानी है इनकी। मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, संवदिया, संवदिया अपन आगे 10th क्लास में पाठ भी है, इसको पढ़ेंगे। ये आपके कहानी संग्रह है। एक बार कहानी संग्रह वापिस बोल देती हूँ, आप उसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि इनके कहानी संग्रह में है ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस और संवदिया। अब इनके कुछ संस्मरण हैं जिनको अपन देख लेते हैं। ये संस्मरण ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल, ये इनके संस्मरण है, ऋण जल धन जल। उसके बाद इनका संस्मरण है वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध, ये भी इनका संस्मरण है। एक श्रुत अश्रुत पूर्वे, ये भी इनका संस्मरण है, श्रुत अश्रुत पूर्वे, ये भी इनका संस्मरण है। ये तीन आपके संस्मरण हैं, रेंजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे। उसके पश्चात इनके रिपोर्टाज में एक तो अपन स्वयं अभी पढ़ रहे हैं वो रिपोर्टाज है, और एक नेपाली क्रांति कथा भी इनका रिपोर्टाज है, नेपाली क्रांति कथा, ये भी इनका रिपोर्टाज है। और एक इनकी प्रतिनिधि कहानी जो अपन पढ़ते आए हैं, पहलवान की ढोलक, वो आपकी प्रतिनिधि कहानी है। एक आपको ध्यान में रखना है कि इनको पुरस्कार के रूप में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पद्मश्री पुरस्कार कौन से उपन्यास पे प्राप्त हुआ था? तो मेला आंचल पे, मेला आंचल बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको तो ध्यान रख ही लेना। मेला आंचल पर इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। एक पुरस्कार मिला है मेला आंचल पे, पद्मश्री पुरस्कार, आपको पता चल ही गया सारा, मैंने उनका परिचय बता दिया। उनके उपन्यास आंचलिक उपन्यासकार है, ये संस्मरण लिखे हैं, रिपोर्टाज लिखे हैं, कहानियाँ लिखी है जो बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण है, आपको इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ये तो परिचय समाप्त होता है। अब हम हमारे मूल पाठ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मूल पाठ है इस जल प्रलय में। पाठ रिपोर्टाज विधा का पाठ है। इसमें पटना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन है कि बाढ़ के समय किस प्रकार दुर्दशा हो गई थी। तो देखिए, हम शुरू करते हैं इस जल प्रलय में। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की, देखो पश्चिम की नदी कोसी,
ये याद रखना, पूरब की पनार और दक्षिण की महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। यानी कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, ये 4 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। प्रश्न बन सकता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जो लोग हैं वह उस गांव में आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। यानी लोगों को पता चल जाता है कि बाढ़ विभीषिका यहाँ हुई है, इसलिए यहाँ इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र, कवि कह रहे हैं कि उनको तैरना नहीं आता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहता हूँ। यानी मुझे तैरना नहीं आता, पर मैं जब से 10 वर्ष का था तब से मैं स्काउट बॉय बनकर या स्वयंसेवक बनकर, राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर या रिलीफ वर्कर बनकर, जिस हैसियत से मैं काम करता, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम किया करता था, भले किसी भी रूप में किया करता था। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। यानी ये लिखते भी थे, हाई स्कूल से लिखते थे। सर्वप्रथम उन्होंने बाढ़ पर एक लेख लिखा था और उसके ऊपर उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा, देखो ये भी इनके रिपोर्टाज है, जय गंगा 1947, कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948, आपको याद रखना है क्योंकि पाठ में दे रखे हैं। उसके पश्चात है आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। याद रखना है, पटना शहर 1967, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण 18 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी। वृष्टि के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया। ये याद रखने हैं, कहाँ घुस गया? राजेंद्र नगर में, कंकड़ बाग में घुस गया। तथा अन्य अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, घुस गया था अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा, यानी बाढ़ को मैंने देखा है, यहाँ पानी घुस गया था उस समय 1967 में। वर्ष भी याद रखना आपको, शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। कौन सा इलाका डूब गया? पश्चिमी इलाका। ये सारे शब्द आपको ध्यान रखने, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। और हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से गिर गया, यानी सभी राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, गोलघर सभी जगह पानी घुस गया था। यूं सूचना बंगला में इस वाक्य से मिली, जानो गोलघर डूबे गे छे। बंगला में ऐसे बोलते हैं कि गोलघर जल में गिर गया, तो जानो गोलघर डूबे गे छे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला, यानी कभी जब 5 बजे बाहर कॉफी हाउस जाने निकले तो रिक्शा वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा कॉफी हाउस में, तो अबले पानी आ गया होगा। यानी वो कवि को रिक्शा वाला कह रहा है कि कहाँ कॉफी हाउस जाओगे, कॉफी हाउस में तो अब पानी भर गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। कवि कह रहे हैं कि मुझे तो वही देखना है कि पानी कहाँ घुस गया है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य मित्र कवि थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ गद्यमय स्वागतोक्ति में कभी बोर नहीं होते। धन्य है। यानी कह रहे हैं वो मेरे ऐसे मित्र थे कि वो मैं किसी भी तरह उनका स्वागत करूं या किसी भी उक्ति के द्वारा स्वागत करूं, भले वह अनर्गल क्यों ना हो, अनगढ़ क्यों ना हो, चाहे वह गद्यमय क्यों ना हो,
पर वो मेरी स्वागत से कभी भी बोर नहीं होते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। यानी लोग अलग अलग साधनों से पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया। लोग क्या कह रहे थे? फ्रेजर रोड पर पानी आ गया। आ गया क्या? पार कर गया। यानी इतना आश्चर्य। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, वहां तक भी पानी आ गया। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वहां तक भी पानी आ गया क्या? इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डूबा पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। यानी पानी के रूप में, तरल रूप में मृत्यु का दूत हमारे सामने आ रहा है। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए। सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। कभी कहते हैं मैं तो बहुत कायर और डरपोक हूँ, पर रिक्शा वाला तो बहादुर है, वह कह रहा है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ये रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। यानी बहाव बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटाले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कवि कहते हैं कि मैंने रिक्शा वाले को कहा कि आगे मत जा भाई, मुड़ जा पीछे। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी यानी दशहरा में रामलीला देखने जाते हैं लोग और भीड़ होती है, उतनी ही भीड़ यहाँ बाढ़ आ रही है उस पानी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शैलेश ने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टड़ और गवार जोर जोर से बोल उठा, ईह। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बुझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था कि पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। यानी इतना संकट आ गया था, बाढ़ का पानी आ गया था, क्षेत्र डूब रहे थे, पर कोई भयभीत नहीं था, कोई आतंकित नहीं था। पान वालों की बिक्री बढ़ गई थी, बाकी सारी दुकानें बंद हो गई थी और दुकान वाले थोड़े भयभीत थे अपने सामान को बचाने के लिए, और सामान ऑटो में लाद कर वह ले जा रहे थे। पान वाले के आदम कद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी।
यानी हम ही डरावने लग रहे थे। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठटाक कर हम पर हंस सकते हैं, क्योंकि हम डरे हुए थे। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी बातें चारों ओर से उछली जा रही थी। एक बार ही डूब जाए धनुष कोटी की तरह पटना लापता न हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर के मुड्डे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कालाबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसानी बाम माल, ये दोनों बातें कर रहे हैं कि इस तरह से हमें करना चाहिए। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिका पूर्ववत बिछी हुई थी। कहाँ पर? राजेंद्र नगर पे पत्र पत्रिका कहाँ पर बिछी हुई थी? तो राजेंद्र नगर चौराहे पे मैगजीन कॉर्नर पर। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूँ, क्या क्या ले लूँ, हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इन तरह किताबों को उलटते पलटते देख दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा, दुकान का मालिक कौन था? कृष्णा, पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़कर कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। यानी कवि कह रहा है कि जो सही सलामत रहेगा वो दूसरे की सुधि ले लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। यानी उस जहाँ पे वो रहते थे वहां पर आवाज टकराकर प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा वाला है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे ए न सुन मोरे मितवा वाह वाह। गोलंबर के पास जनसंपर्क गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर क्या है? एक स्थान का नाम है। लोहानीपुर, कंकड़ बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, या तो आप लोग सावधान हो जाए। मतलब यहाँ कवि कह रहा है कि 4 बजे तक करीब 12 बजे तक रात्रि को इन जगहों पर पानी घुस सकता है, इसलिए आप सावधान रहिए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, यानी वापिस प्रतिध्वनि उठी कि आप सावधान हो जाए। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन। कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक ही बोतल फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मोटर उटर की तरह कोई भी चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, यानी कह रहे कि जैसे गैस का हाल है वैसा ही इस बाढ़ का हाल है कि बाढ़ में भी कोई मीटर नहीं है, कब कितना पानी आ जाए उसका पता लगाया नहीं जा सकता। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटवाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे से दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव जला लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। बहुत सारे कागज जो दुकान वाले ने इकट्ठे कर रहे थे उसको साथ में जला दिए, तो कमरा उनका घर जो है धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर नवकिशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। कवि कह रहा है कि आवाज तो इधर की तरफ से आ रही है, पर ऐसा लग रहा है कि शायद 1-1:30 बजे तक रात को पानी वहां पहुंच सकता है। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कामपोच की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर। चलचित्र के
दृश्यों की तरह 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी पानी, ये पिछला याद कर रहे हैं ना। दूर एक द्वीप जैसा बालूचोर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले, भादुड़ी जी कहते हैं। किंतु सावधान, ऐसी जगह पर कदम रखने से के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव यानी पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तलवों में भी घाव हो जाते हैं, की दवा, दिया सलाई की डिब्बियाँ और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाई घाव की दवा और दिलाई सराय की मांग होती, क्योंकि क्या होता है, बाढ़ आता है, हर जगह पानी पानी हो जाता है, तो पैर पानी में रखने से पैरों में घाव पड़ जाते हैं, तो घाव पर मरहम करने के लिए सारी सामग्री हर जगह मिल जाती थी। ऐसा कभी याद कर रहे हैं पिछला 1949। इस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे। 1949 में कहाँ पर बाढ़ आई? महानंदा में गिरे। वापसी थाना के गांव में हम पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे? वापसी थाना के गांव में। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर थे। गांव में कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकर नहीं, कुकर नहीं, कुकर को भगाओ। कुकर मतलब कुत्ता। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में एक आदमी था जिसको मुसहरी कहते थे। में हम राहत बांटने लगे। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है और बलवाही नाच हो रहा है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का भाव दिखा रहा है। नट और नटनी नहीं होते, उसको कहा गया नटुआ, यानी वह धानी है, घरनी धानी। घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस तरह से वहाँ डांस प्रस्तुत हो रहा है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागिड़ गिड़ चकैक चक धूम, चकैक चक धूम, चक धूम चक धूम। एक जाति आदिवासी जो दोने पत्तल आदि बनाने का काम करती है। यहाँ एक लिखा हुआ है, देखो उसका अर्थ ये होता है मुसहरी। मुसहरी जो है ना, वो मुसहरी एक जाति है जो दोने पत्तल आदि बनाने का काम करता है। जहाँ दो लिखा हुआ है वह एक प्रकार का लोक नृत्य है। दो कहाँ लिखा हुआ भी देखो यहाँ पर, ये बलवाही। ये बलवाही जो लिखा हुआ है वो एक तरह का नृत्य का नाम है। अब पूछा जा सकता है कि बलवाई क्या है, तो एक तरह का नृत्य का नाम है। मुसहरी क्या है, तो एक आदिवासी जाति है जो दोने पत्तल बनाने का काम करते हैं, उनको मुसहरी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, नीचे से लिख दिया गया है तो आपको पढ़ लेना है और ध्यान रख लेना है। बलवाही एक नृत्य का नाम है। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाई नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी, फिर 1937 की बात कर याद कर रहे हैं। सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर था, यानी बालचर मतलब बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जिंजर मतलब जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने, जिंजीर है ना ये, गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी। ये 1937 की बात याद कर रहे हैं। अब और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया, एक नाव पर एक सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद
घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा में नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी। एस्प्रेसो बना रही थी। देखो एस्प्रेसो का यहाँ शायद हो सकता है नीचे अर्थ दे रखा हो, नहीं दे रखा है। एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पावों को फैलाकर बांस की लंगी से नाव खे रहा था। सारा बता रहे हैं कि वहाँ पे 1969 में जब राजेंद्र नगर में पानी घुस गया था उस समय क्या हो रहा था। ठीक है, इससे प्रश्न नहीं बनता है। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी। अचानक चारों ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां, सीटियां, फप्तियां की वर्षा कर दी और गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिद्वंदी मंत्रा मंत्रा कर गूंजती है। सो अब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। इस फुअड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहे लोहे, उहू न आ रहे लोहे। इस तरह से वह मुखर यानी गा रहे थे। ठीक है, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शन होता है, आपको पता है ये अंग्रेजी में एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 2:30 बज गए थे। पानी अब तक नहीं आया, लगता है कहीं अटक गया अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर हो, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रख कर सामूहिक रुदन करते हैं और कुत्ते रोते हैं उसको खराब मानते हैं। उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप चुप यानी कुत्ते रोते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में गिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। वे शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। चोंगा पहनना जो ऊपर का पहनते वो, बहुत देर तक नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। वापिस वर्तमान में आ गए, वो पुराना जो याद कर रहे थे वो चला गया है। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अब वापिस स्मृतियों में आ जाएंगे। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा उसी समय यानी जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है उसको आसन्न प्रसवा कहते हैं, हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। देखो नीचे देख रखा है, जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला हो उसे आसन्न प्रसवा कहते हैं। हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। ओई ध्याखो असे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गेलो हो। राम सिंगार हो, मोहन रामचंद्र, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। यानी वो आंखें सोचते सोचते उनको नींद आ गई
और नींद आने के बाद जब उनको सुबह में जगाया गया तो पानी आ रहा था। पानी के साथ चलता चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, मोड़ अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। पानी का पहला रेला कहाँ आया? पुलिस चौकी के पिछवाड़े ब्लॉक नंबर 1 में। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े से सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आगे लो, सामने की दीवारों की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। यदि अभी मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। कवि कह रहे। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ वह चाय वालों की झोपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। कवि कह रहे हैं कि अच्छा है मेरे पास कुछ नहीं है। इस तरह कवि ने यहाँ पर पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन किया है। पिछली यादों को ताज़ा किया है उन्होंने कि पिछली बार भी ऐसे ही बाढ़, वहाँ हमेशा बाढ़ आया करती थी, पिछली बार भी ऐसे ही बाढ़ आई थी और इसी तरह से हुआ था। कुछ शब्दों के यहाँ नीचे अर्थ दे रखे हैं, इसको आप दे सकते हैं। ये दो मैंने आपको बताई दिए थे। देखो आगे, और यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी बता दिया कि एक लोक नृत्य और आदिवासी जाति मुसहरी और बलवाही एक प्रकार का नृत्य था। हर पेज के नीचे से कहीं न कहीं दे रखा है, उसको आपको देख लेना है कि इसका एक स्थान का नाम है। जहाँ एक किया हुआ है वो एक स्थान का नाम है, तो आपको देख लेना है कि किसके आगे एक किया हुआ है तो वो स्थान का नाम दे रखा होगा। इस तरह से आपको पाठ में देख लेना है। ये धनुषकोटि एक क्या हुआ है, वो एक स्थान का नाम है, धनुषकोटि। उसके बाद इसमें ढका हुआ सुनने को सुख, देखो यहाँ पर भी देख लेते हैं इस पेज पे। ये आच्छादित, आच्छादित मतलब ढका हुआ। उसके बाद दो कहाँ लिखा हुआ है भाई, देखो 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 देखो, दो जहाँ, ये तीन का तो ये रहा आसन्न, आसन्न मतलब पास आया हुआ, ये रहा आसन्न पास आया हुआ। अब दो अगर अपने को मिल जाता है तो उससे सुनने को उत्सुक अर्थ होता है। देख लेते हैं, दो भी कहीं न कहीं होगा। ये उत्कर्ण, चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे मतलब सुनने को उत्सुक। ठीक है, इस तरह से आपके नीचे दे रखे हैं। आप देख रहे एक अस्पष्ट गेरुआ रंग का, देखो अब इसमें इस पेज में भी एक कौन सा है आपको देखना है, तो आप इस तरह से देख सकते हो, ढूंढ सकते हो कि जिसके आगे एक लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है अस्पष्ट। देखिए, देख लेते हैं। और दूसरे का गेरुए रंग का होता है, ये रहा गेरिक, गेरिक मतलब गेरुए रंग का है ना। और फर्स्ट जहाँ लिखा हुआ होगा उसका अर्थ होगा अस्पष्ट। इस तरह से आप पाठ के नीचे ही आपके तुरंत अर्थ दे रखे हैं, पीछे इसके अर्थ नहीं दे रखे हैं तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसमें इतना सारा है, देखो जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ गया हो, जो जल में डूब गया हो, एक में है निरंतर लगातार बेतुकी विचारहीन मनमानी, बेडोल टेढ़ा मेढ़ा। तो देखो अपन देखते जाते हैं, साथ में जो जिसका मिल जाए उसका देख लेते हैं। ठीक है, देखो प्लावित, प्लावित मतलब जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो। मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया मतलब जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो या डूब गया हो।
फिर आगे हैं, देखो अपना देखते हैं, ये 3 अनवरत, अनवरत मतलब निरंतर लगातार। फिर अनर्गल मतलब बेतुकी बातें करना, और अनगढ़ मतलब बेढोल टेढ़ा मेढ़ा, और गद्यमय स्वागतोक्ति मतलब अपने आप में कुछ बोलना। देखो नीचे अर्थ दे रखे हैं, इस तरह से आप इसको अर्थों को देख लीजिएगा तो आपके पूरे हो जाएगा। यहाँ भी ये भयंकरता, वह जमीन जो ज्योति बोई न जाती हो, है ना, और शरणार्थ, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आप कहीं पर भी देख लीजिएगा जहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है वहां उसका अर्थ होगा। देखो ये सपाट धरती, जहाँ जिस धरती पे कुछ भी, पनाह शरणार्थ, ये एक पनाह शरणार्थ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था विभीषिका, विभीषिका का अर्थ होता है या सपाट परती। देखो सपाट परती का अर्थ है वह जमीन जो ज्योति बोई न जाती हो, और भयंकरता, क्या विभीषिका। ये इस तरह से पाठों के अर्थ नीचे ही दे रखे हैं, आप साथ साथ में देखते जाइएगा। पाठ में सिर्फ रिपोर्ट, आज एक रिपोर्ट लिखी गई है कि पटना में बाढ़ आई तो किन किन इलाकों में कैसे पानी घुसा और क्या हुआ, और कवि अपनी पिछली स्मृतियों में कैसे चला गया। तो आपको 4 नदियों के विशेषकर नाम याद रखने हैं, उसके पश्चात आपको राजेंद्र नगर और उन इलाकों के नाम याद रखने हैं, और 1 आध 2 जगह स्थान याद रखने हैं, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। 1 आध प्रश्न इस पाठ से बन सकता है, ज़्यादातर इस पाठ से क्वेश्चन बनेगा तो एक तो राजेंद्र नगर से बन सकता है, एक नदियों के नाम से बन सकता है, और रेणु जी के जीवन परिचय से 100% प्रश्न बनेगा। हर बार साहित्य में आता है, साहित्य में नहीं आएगा तो पाठों में से आएगा, पर कहीं न कहीं, या आपको पूछा जा सकता है कि जल प्रलय में कौन सी विधा का पाठ है, तो रिपोर्टाज का, और कहाँ की बाढ़ का वर्णन है तो आपको पटना का। इतना ही ध्यान रखना है, बाकी ये पाठ में ज़्यादा उलझना आपको नहीं है। आपको पाठ अच्छे से समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय